अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दो मौजू इस वक्त जो है ना मीडिया सोशल मीडिया हो या जर्नल मीडिया हो उस पर जो है ना वो बिल्कुल जो इन हुए हैं। एक वो घड़ियों वाला जो तोसा खाना वाला स्कैंडल है, और दूसरा जो लंदन के एक दोस्त ने इल्ज़ाम लगाया है नवाज शरीफ पे और अरशद शरीफ के कत्ल का और इमरान खान पे हमले का। तो मैंने सोचा कि चलो इन दोनों मौज़ुओं पे भी थोड़ी सी बात कर दी जाए, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी राय ना दी है ना कुछ मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि इन दोनों केसों में है कुछ भी नहीं। क्योंकि यूरोप के जो लोग होते हैं बड़ी छोटी कम्युनिटी होती है, जैसे एम्स्टर्डम है, रोटरडम है, या कोई भी बार्सिलोना किसी भी शहर में चले जाए तो वो लोग जो है छोटी कम्युनिटी होती है, थोड़े लोग होते हैं और सारे एक दूसरे को जानते होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे से मेल मुलाकात भी हो, लेकिन जानते होते हैं। तो ये जो अपने उमर फ़ारूक ज़हूर साहब है, इनको भी बहुत सारे मेरे डायरेक्ट जो दोस्त हैं वो नॉर्वे में भी और दुबई में भी इनके हम पे अल्लाह हम वाला है और बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। और यहाँ जो अरशद शरीफ वाले जिन्होंने अभी इल्ज़ाम लगाया तसीम हैदर साहब, वो भी हमारे डायरेक्ट दोस्तों में से हैं और बेशुमार दूसरे लोग भी जानते हैं। तो मैंने कहा ज़रा हम भी, और मेरे पास थोड़ी सी अंदर की खबर भी है दोनों केसों में। तो मैं वो पहले तो आपको थोड़ा सा उमर ज़हूर साहब के मतलब बता दूं। तो उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी वो कौन है, तो वहाँ से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, मुझे कहने की कुछ ज़रूरत नहीं। वो खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि वो सच्चाई उसमें क्या होगी। ये तो अपनी जगह ठीक है, घड़ी बिकी है, घड़ी जो है ना वो पहुंची है दुबई तक और वो सऊदी तक भी पहुंच गई है, ये तो इमरान खान ने खुद भी कहा हुआ है। और लेकिन इसमें दोनों तरफ के जो स्टोरी में वो इतने झूठ है और इतने जोल है कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर सकते, कोई जो मर्ज़ी कह दे, प्रूफ दोनों के पास कुछ नहीं है। तो ये जो उमर ज़हूर साहब हैं, ये इनके वालिद साहब जो शेख ज़हूर साहब थे, इनका दरअसल दुकान थी वहाँ बहुत मशहूर नॉर्वे के अंदर, एक ही दुकान होती थी पहले 80s में। तो ये ग्रोसरी वगैरह की दुकान, तो इस पे ये फैमिली दुकान थी, इनकी चाची भी वहाँ पे बैठती थी। और ये 18 बहन भाई हैं, यानी 3 की डेथ हो गई तो 18 ये जिंदा बहन भाई हैं। यानी वाला साहब जो है ना वो काम उन्हें खिंच के रखे है। और नॉर्वे में बड़े पैसे मिलते हैं बच्चे के, ये 18 बच्चे होना ही इसका मतलब है कि बंदा को कोई काम करने की ज़रूरत है और बड़ी अच्छी लग्जरी लाइफ गुजार सकता है। तो उसके बाद उनकी दुकान भी थी, दुकान के बाद इनको वो PIA का वो क्या होता है GS से भी मिल गया। तो जब GS से मिला तो वहाँ से दरअसल इनके ना फ्रॉड की जो कहानियाँ शुरू हुई, जो क्योंकि नॉर्वे में किसी भी बंदे से आप किसी से भी बात कर लें जो नॉर्वे का रहने वाला है, चाहे वो जानता है या नहीं जानता, वो कहेंगे यार ये फ्रॉडी हैं सारे। तो वहाँ GSO से पहले शुरू किया इन्होंने, जो क्रू वगैरह आता था वहाँ उनके क्रू के साथ जो है ना सिगरेटें आ जानी, वो क्या कहते हैं गोल्ड लीफ वगैरह की, और वो नॉर्वे में फिर अच्छी बिकती थी। तो वो उनका भी भला हो जाता था, क्रू वालों का भी, दूसरा भी। इस तरह करते करते उन्होंने टिकटें बेची, 1-2 दफ़ा उम्र हज की भी टिकटें बेची, और कई दफ़ा टिकटें बेच के वो कैंसिल हो गई, पैसे खा गए, आस्ता आस्ता वापस किए। तो वहाँ से फिर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, बैंक, ये टेलीफोन वगैरह के जो ना उस वक्त बड़े कार्ड चलते थे, वो जो ऐसे खुर्च के टेलीफोन करते थे लोग, कि वो टेलीफोन बहुत महंगा था, तो नया नया कार्ड सिस्टम आया था, तो मिनट ख़रीद के तो इन्होंने फिर टेलीफोन के कार्ड वहाँ उसके उसमें फ्रॉड करके वहाँ से फिर पैसा बनाया। तो वो जब पैसा फिर पैसे को खींचता है, इनका एक भाई जो है पम्मी, वो इस वक्त भी नॉर्वे में मर्डर की सज़ा काट रहा है, कत्ल किया हुआ है, 21 साल की सज़ा हुई है, जो इस वक्त जेल में है। इनका एक भाई जो है उस्मान, वो 60 मिलियन का बैंक फ्रॉड है, कोई कहता है 80 मिलियन 60 मिलियन, लेकिन वो वेबसाइट पे मिल सकता है। मैं 60 मिलियन का बैंक फ्रॉड है, जिसमें उसने 8 साल की सज़ा काटी हुई है। तो 8 साल की सज़ा अभी रिसेंटली उसकी ख़त्म हुई है, तो वो जेल से बाहर आया। तो वो नॉर्वे की तकरीबन हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड था। उसके बाद इनकी एक सिस्टर है, उन्होंने VAT कहते हैं टैक्स, टैक्स का जो VAT होता है बेते हुए, जिसको VAT फ्रॉड में इनकी सिस्टर को भी तकरीबन 4-5 साल की सज़ा हुई है। तो ये सारी फैमिली के तकरीबन इस तरह इन चीज़ों से तल्लक है। तो ये नॉर्वे से क्या यूरोप से भागे हुए हैं, पूरे यूरोप में ये एंटर नहीं हो सकते। तो दुबई में है, क्योंकि दुबई फ्री कंट्री है और वहाँ पाकिस्तानी नेशनलों को वो प्रोटेक्शन है। नॉर्वे ने 1-2-4 दफ़ा कोशिश भी की इन्हें वहाँ से लाने की, लेकिन वो नहीं ला सके। तो ये साहब जब नॉर्वे में होते थे उस वक्त से इनकी शोहरत थी, मशहूर थे ये, कि जो खान साहब वो एक यूज़ करते हैं चीज़, वो क्या कहते हैं सूंघने वाली, मुझे तो ना का भी नहीं पता। तो वो ये साहब वो 2-2 3-3 ग्राम एक रात में ले लेते हैं। दूसरा ये आर्टिस्टों के, जो खतून आर्टिस्ट होते हैं, उनके बड़े रसीदे हैं। तो नॉर्वे जो है ना वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी सेटल है, और वहाँ बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, क्रिकेट फेस्टिवल हो गया, या वो दूसरा जो क्या उसको कहते हैं 14 अगस्त के प्रोग्राम और इस किस्म के, तो बेशुमार आर्टिस्ट आते थे पाकिस्तान से। तो जो हमारी फीमेल आर्टिस्ट होती थी, और वो भी अब ये भी एक हकीकत है, वो कोई भी हो फीमेल जो शो बिज़नेस में आ गई है तो उसने दिहाड़ियाँ लगानी है। और ये
तो इनकी वजह शोहरत जो आर्टिस्टों के हवाले से बनी थी, ये वीना मलिक से बनी थी। तो वीना मलिक जो है वो एक बोल्ड किस्म की काफ़ी, क्योंकि नई नई आई थी और एक दो फिल्में भी आते ही मिल गई, और उन्होंने फिर यूरोप में काफ़ी पहला शो इनका हमने किया था। तो नॉर्वे के ही वीज़े पे ये आई थी, तो यहाँ हॉलैंड में भी हमने इनका शो किया था। तो उस वक्त भी पाकिस्तान से ये एक अपने साथ लेके भी आई हुई थी, एक दोस्त, और बड़ा मशहूर आदमी है। तो उसके साथ रात को अलग होटलों में रहते थे, वहाँ नहीं थी रहती जहाँ दूसरे आर्टिस्ट रहते हैं। तो यहाँ भी उन्होंने फिर यूरोप के काफ़ी दोस्तों से, हमारे बहुत करीबी दोस्त था 2-3 जिनसे अच्छी दोस्ती कर ली, और फिर उनका काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं माल भी खादा, तो उनकी भी शामें भी रंगीन भी की, और क्या कहते हैं मौज मस्ती भी हुई। तो वहाँ से ये मशहूर हुए। उसके बाद एक से एक बढ़कर फिर जो आफ्ताब इकबाल के शो में वो लड़की थी खालबा सूफिया मिर्ज़ा, तो उसको इन्होंने, वो नॉर्वे आई तो उसको रात के लिए बुलाया। तो वो रात जो है ना वो लंबी हो गई, वो तकरीबन 10-12 दिन इनके पास रही। तो उसमें थोड़ी सी दोनों तरफ से मोहब्बत जाग गई। तो उसमें फिर इनकी 2 बेटियां आई। वैसे पहले भी इनकी 3 बेटियां हैं। उस्मा नामी खतून है इस्लामाबाद की, जिससे पहले भी 3 बेटियां हैं इनकी। तो वहाँ से हुई। तो फिर उसके साथ डिवोर्स वगैरह, क्योंकि वो भी माल खाने के चक्कर में थी, उसे पता चल रहा था कि किस तरह फ्रॉड से माल आ रहा है। तो फिर उसके बाद ये जब नॉर्वे के फ्रॉड में, बैंक फ्रॉड में ये जब फरार हुए, तो उसके बाद दुबई में इन्होंने मिल के दुबई के एक शेख के साथ, रॉयल फैमिली के बंदे के साथ गाना के अंदर वो एनर्जी की टरबाइन वगैरह बेची। तो वो ओवर प्राइस वगैरह की, और उसमें आके वो मिनिस्टर को इस्तीफ़ा भी देना पड़ा। वो भी काफ़ी फेमस हुआ स्कैंडल। फिर पाकिस्तान में कोरोना के दिनों में इन्होंने वो आर्मी के कुछ लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि ऐसे लोगों के जब पैसा हो तो फिर हर किस्म के लोगों से आपके तल्लक बन जाते हैं। पाकिस्तान में भी सब जो लूट मार वाले बैठे हैं, तो चोरा न चोर परोने, तो इनके तल्लक आपस में जल्दी ऐसे लोगों से बन जाते हैं। तो फिर उन्होंने वो इंजेक्शन बेचे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और भी काफ़ी मुल्कों में, और वो भी बड़ा फ्रॉड मशहूर हुआ। ये यूरोप में नहीं, काफ़ी और मुल्कों में भी ये बंदा वांटेड है। तो घड़ी तो इसके पास आई, लेकिन वो बहुत पहले नहीं, वो घड़ी डायरेक्ट इसने नहीं खरीदी, क्योंकि अभी रिसेंटली इनके वाले की डेथ हुई। यार बहुत सारे करीबी हमारे दोस्त इनके इसके पास गए हैं ताज़ियत करने, दुबई में भी गए हैं, फिर नॉर्वे में भी जनाजे में भी शामिल हुए। उस वक्त तक कोई जिक्र नहीं था घड़ी का, कोई नहीं था। तो वो एक्चुअली ये इनकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है सागडार के बेटों के साथ दुबई में। और सागडार के बेटों की आपको पता है वो भी मल्टी मिलियनर बिलियनर बन चुके हैं। इवन रिसेंटली अभी उनके एक बेटे ने हॉलैंड में भी 1.5 मिलियन यूरो की एक बिल्डिंग खरीदी है। तो आप पता नहीं हॉलैंड में उन्होंने क्या करनी है। तो उन्होंने फिर इनको जरा उंगल दी कि भाई तुसी ज़रा इसमें सामने आ जाओ। तो ये भाई साहब उसमें सामने आ गया। तो ये घड़ी इमरान खान ने बेची ज़रूर है घड़ी, लेकिन वो ज़हूर साहब को नहीं बिकी। वो जो गोगी शोगी वाला जो ये कर रहा है, ये सारी ये स्टोरी तो 100% ये स्टोरी, इसमें कोई दम नहीं है। घड़ी वाया वाया इनके पास पहुंची है, ये जो घड़ी है, लेकिन जिस तरह से ये बता रहे हैं उस तरह से नहीं है। तो दूसरा मसला फिर इसके अगेंस्ट नैरेटिव यहाँ लंदन में जो तैयार हुआ, वो अरशद शरीफ और नवाज शरीफ वाला, वो भी उनके हमारे दोस्त भाई हैं, सब जानते हैं, तसीम शाह साहब। तो उन्होंने जो अब इल्ज़ाम लगा दिया, तो ये तो ज़ाहिर है ये तो नहीं भागे हुए, तो यहीं पे आया तो पुलिस इसकी इची बिची में पहुंच जाएगी। लेकिन अशरफ शरीफ के हवाले से मेरे पास जो एक अंदर की खबर है, अशरफ शरीफ का मर्डर में सियासत, किसी किस्म की सियासी, ना कोई पार्टी इन्वॉल्व है, ना कोई सियासत से इसका तल्लक है, ना कोई एजेंसी से इसका तल्लक है। वो इस तरह से थोड़ा सा मुझे जो पता लगा, पिछले दिनों पाकिस्तान में एक पार्टी में मैं बैठा हुआ था, करीबी पार्टी थी, तो वहाँ एक बड़े सीनियर अहदेदार बैठे हुए थे पुलों वाले, जो अभी अभी रिज़ाइन दे के आए थे, और वो ऑपरेशनल इंचार्ज थे एजेंसी की तरफ से अफ़गानिस्तान में। तो बहुत उनके नाम पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑपरेशंस हैं वो बॉर्डर एरिया पे। तो वो अपने बस मौज मस्ती के अंदर उन्होंने कहा कि यार ये जब बात उठती थी, उन्होंने कहा जी बंदा ये हमारे साथ बहुत इन था, हमारे साथ रहता था, बॉर्डरों पे जाता था, लोगों से मिला। तो ये उस मुलाकातों में बॉर्डरों पे जाने पे ना इसका जो एक्सेस था वो बड़े करीब लोगों के साथ, ड्रग्स डीलर्स के साथ हो गया था। तो ये जितनी भी एजेंसी होती हैं, ख्वाह CIA हो या पाकिस्तान की या इंडिया की, या इनका ये 2 नंबर इकानमी, ब्लैक इकानमी के साथ डायरेक्ट तल्लक होता है। क्योंकि ये एजेंसियों के ऑपरेशन जो है वो बजट में सारे नहीं दिखाए जा सकते। बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं जो अंडर द टेबल ब्लैक में करने होते हैं। तो इस तरह ये सारी एजेंसियाँ ना, अब अफगानिस्तान की जितनी लड़ाई है, ये सबको मालूम है कि वो ड्रग्स की लड़ाई है, ड्रग्स माफिया के लेन देन की है। तो कि कौन ड्रग्स पे कंट्रोल करेगा। तो इस तरह इनके तल्लकात भी बन गए, और इनको स्टोरियाँ भी मिल गई बेशुमार के किस तरह से ड्रग्स जो है वो अफ़गानिस्तान से, क्योंकि अफ़गानिस्तान दुनिया के 98% हीरोइन
जो है ना वो बनाता है और अफीम वहाँ ही पैदा होती है। उसके बाद थाईलैंड है, लेकिन थाईलैंड की क्वालिटी वो नहीं है। तो ये किस तरह से यहाँ से अफ्रीका जाती है, और अफ्रीका में मेनली कीनिया और साउथ अफ्रीका, और वहाँ से फिर ये साउथ अमेरिका और दूसरे कंट्री में जाती है। वहाँ से फिर वो कोकीन उठाते हैं, वो यूरोप में और एशिया में फेंकते हैं। तो ये सारी स्टोरी वो कवर कर रहे थे। तो उन साहब के मुताबिक, वो जो हमारे दोस्त हैं जो अभी अभी इस्तीफ़ा दे के एक एजेंसी से बाहर हैं, उनके मुताबिक ये है कि वो क्योंकि स्टोरी उनके पास थी, तलक थे, और वो स्टोरी पे काम कर रहे थे और इससे पैसे भी बना रहे थे, तो बेवकूफ़ी कर बैठे, उनको छेड़ बैठे कि कहीं जैसे ब्लैक मेलिंग का कोई चक्कर हो या फिर अल्लाह जानता है वो तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन कई लोग हैं जो कि इन चीज़ों की तस्दीक कर सकते हैं। तो बहरकाफ वो उन्होंने जो बताया, वो कह रहे हैं कि ये ब्लैक मेलिंग शुरू कर दी थी, तो उस चक्कर में जब ये दुबई गए तो फिर दुबई से इनको वहाँ जैसे बंदा होता है कि आओ जी बह के गल कर दें, ये वो तो यारी दोस्तों में गए, दोस्तों के पास गए, लेकिन उनके साथ साथ वो जो माफिया था वो भी मूव कर रहा था। वो दुबई में भी वो लोग इर्द गिर्द थे, केन्या में भी इर्द गिर्द थे। तो जब उनको मौका मिला उन्होंने अपना काम दिखा देता, क्योंकि एजेंसियां जो है इतने कच्चे काम नहीं करती और इस तरह के काम नहीं करती। तो ये जो है ना उनके पीछे कभी ज़िंदगी में ये स्टोरी वैसे निकल आएगी, क्योंकि जो महफिलों में और मौज मस्ती में स्टोरियाँ निकलती हैं वो अक्सर सच्ची होती हैं, क्योंकि वहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। तो ये भी निकल आएगी कि अरशद शरीफ के मर्डर के पीछे ड्रग्स माफिया का हाथ है, और इन्होंने कोई दूजे लफ्ज़ क्या था उंगल दी थी ड्रग्स माफिया में या देने लगे सन, तो उसमें वहाँ। तो ये थी आज की दो स्टोरियाँ जिन पे मैंने मुख्तसर बात की है। इंशाल्लाह जल्दी आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।